Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 13 इंश्योरेंस इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये सारे टॉपिक अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें, और दूसरा हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में और उसकी डेंसिटी के बारे में। क्या है, बिल्कुल एक नया टॉपिक, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो वीडियो आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहना और अपना जो ये जितना पीछे करा इनका बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, क्योंकि अब हमारे हर चैप्टर के अंदर पीछे की बातें जो है वो कंक्लूड होती चल रही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास द चैलेंजेस अहेड को। टॉपिक हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है द चैलेंजेस अहेड। पहले मैं आपको टॉपिक से बता देता हूँ, थोड़ा फैमिलियर करवा देता हूँ, जिससे जब हम बुक से रीडिंग लगाए तो आपको थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, देखो बात ऐसी है, घर जैसी है, केक कटेगा सब में बटेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। बात यह है यहाँ पर कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया के अंदर, हम देख रहे हैं इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो आज की डेट में लाइफ बहुत अनसर्टेन है, या अगर आप नॉन लाइफ की भी बात करो तो चीजें भी बड़ी अनसर्टेन है, कब खराब हो जाए कब टूट फूट जाए हमें कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे में हमें उनका इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पता है क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस क्या करता है कि आपके लॉस को रिकवर करने में काम नहीं आता, बल्कि उस लॉस से होने वाले लॉस से इंडेमनीफाई करता है। मतलब देखो चीज वापस नहीं आएगी, ये बात कंफर्म है, बट उस चीज से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई क्या कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। इसलिए कहा जाता है इंश्योरेंस जो है वो एक इंडेमनिटी एंड गारंटी की तरह है कि आपके हुए लॉस को क्या कर देती है, क्षतिपूर्ति यानी उसको भरपाई कर देती है। ठीक है, देखो अब हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर देखो हम इंश्योरेंस इंडिया का पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें करेंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में जो है वो उतना ज्यादा क्यों नहीं पनप पा रहा, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि हमने कई सारे एस्टिमेट्स निकाले और उसमें यह पाया कि हमारे जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन, जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है, तो 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ आज की डेट में सिर्फ 20% लोग हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। सोच के देखो, अगर सिर्फ 20% लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, इसका मतलब 80% लोग अभी भी रिस्क में चल रहे हैं। सर इंश्योरेंस लेने के बाद क्या जान माल का खतरा नहीं होता? दोस्तों खतरा बराबर रहता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि आपके जो पीछे की जो जनरेशन है वो कितनी सिक्योर रहती है। सोच के देखो, फैमिली का अर्निंग मेंबर अगर चला जाता है तो अगर उसकी फैमिली के पीछे अगर एक पैसों से सपोर्ट रखोगे तो उसके जाने से होने वाला जो लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, उसकी क्षतिपूर्ति हम कर सकते हैं, इंसान की क्षतिपूर्ति नहीं। तो ऐसे में हर व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, और खासतौर पर जब से कोविड-19 चला है तब से तो आप देख सकते हैं जो सिचुएशन है कितनी ज्यादा कैओटिक हो जाती है। तो ऐसे में इंश्योरेंस आपके लिए एक बहुत ही जरूरी टूल हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 100% में से सिर्फ 20% पॉपुलेशन है जिसने अपना इंश्योरेंस करा रखा है। इसका मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अराउंड 80% लोग इंश्योर्ड होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर 80% इंश्योर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20% ही क्या है, इंश्योर्ड है। जो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहकर चला गया है। हम चाहते थे इसकी रीच को घर घर, हर छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक इस चीज को पहुंचाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस डेटा को देखकर कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों पता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर गरीब लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे में सोच के देखो ना, जो बंदा दिहाड़ी लेबर पे काम कर रहा है वो अपनी एक दिन की अर्निंग से अपना रोटी दाल जुटाएगा या फिर वो अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा? खुद सोच के देखो। मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ एक तरफा होकर देखो, जो देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा, दोनों प्रोस्पेक्ट से। बुक एक प्रोस्पेक्ट पर चलाती है, लेकिन हमें एनालिसिस करना है दूसरे तरीके से। बुक ये बोलती है कि 100 में से 20% लोग क्या है, इंश्योर्ड है, 80% इंश्योर्ड है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ऐसा क्यों है? तो रीजन क्या निकल के आता है, हमारे यहाँ पर जो जनता है, पहली बात तो वो अवेयर नहीं है, और अगर वो अवेयर है भी तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट है वो सालाना पे कर पाए। दोस्तों इस चीज के लिए गवर्नमेंट को कई पॉलिसीज बनानी चाहिए कि किस तरह से लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी जाए कि आपको इन जगहों पर इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में एक लंबे समय के लिए जॉब नहीं मिलेगी। अगर इस तरह के रूल्स लेकर आए जाए तो लोग दबाव में ही आके इंश्योरेंस लेंगे। जब दबाव आता है तो सेविंग्स भी अपने आप हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि सेविंग्स नहीं होती। जब आपको पता है कल आपका एग्जाम है तो सुबह जल्दी नींद खुलती नहीं खुलती है, लेकिन आपको पता है कल एग्जाम नहीं है तो सुबह जल्दी नहीं उठते। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए जहां पर इंश्योरेंस एक तरह से मैंडेटरी करवा दिया जाए। जैसे आप जानते हैं कभी हम टू व्हीलर लेने जाते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है, फिर इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है। कार की बात करें, कार में भी इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, वरना उसका चालान कट जाता है। तो इसलिए लोग कार का क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसी तरह से लाइफ के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि लोग अवेयर रहें और लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिले। हम ये नहीं चाहते लोगों से प्रीमियम लेकर गवर्नमेंट पैसा कमाए, बल्कि ये चाहते हैं कि कल को उनकी
भगवान न करे घर में किसी के साथ कुछ हो जाए तो ऐसे में उनके जो बैकअप पीछे जो फैमिली पड़ी हुई है उनका क्या होगा, तो इसलिए इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर किसी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जानना चाहते हो तो उसके लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखो कोविड-19 के केस में आपने देखा कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। सोच के देखो उनके पीछे जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम के बच्चे हैं या जो उन पर डिपेंडेंट थे उनका क्या हो रहा होगा। कहा तो देखो अभी ये जा रहा है प्रधानमंत्री केयर फंड है उससे पैसा लेकर हम रिलीज करने, जैसे आज की न्यूज़पेपर के अंदर आया था, जैसे आज तो हमारी जो है 28 तारीख है बट कल 27 तारीख को जो न्यूज़पेपर आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के अंदर जो भी फंड आया है उसको हमें बच्चों को बांटना है, किस तरह से बांटना है कि उनके स्कूल्स वगैरह में पैसा खर्च किया जा सके। तो देखो अब ये पीएम केयर फंड पे हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है। दोस्तों अगर इंश्योरेंस होता तो क्या आज की डेट में उन बच्चों को पीएम केयर फंड पे डिपेंड रहना पड़ता? द आंसर इज नो। उनका फ्यूचर एक तरह से फाइनेंशियली सिक्योर होता। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ अभी, वैसे नहीं कर रहा, फाइनेंशियली सिक्योर होता। तो वही एक्सपर्ट ये कहते हैं कि देखो हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और व्यक्ति अगर इंप्रूव हो रहेगा तो इकोनॉमी तो अपने आप डेवलप हो ही जाएगी। और कहा जाता है कि यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए एक्शन प्लान के ऊपर, मतलब जो चीज़ें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं उनको एक्शन तक लाने के लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे पड़ाव होते हैं उनको क्लियर करना चाहिए। और यहाँ बोला गया ये एस्टिमेट किया जाता है कि सिर्फ 15% इंडियन पॉपुलेशन है जो कि अपने पास हेल्थ इंश्योरेंस करा के बैठे हुए। देखो ऊपर मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी, नीचे हेल्थ इंश्योरेंस। सर लाइफ और हेल्थ में क्या फर्क है? देखो लाइफ का मतलब जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और हेल्थ का मतलब होता है यहाँ पर कि कल को अगर आपको हारी बीमारी पड़ जाती है तो ऐसे केस में आपका जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। डेथ हो जाने पर कुछ नहीं मिलेगा, डेथ होने पर एलआईसी पैसा देगी। तो ऊपर एलआईसी और नीचे एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जीआईसी की बात चल रही है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या था मैं रिपीट कर दूं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये था कि हमारी इंडिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही जो है वो इंश्योरेंस लेकर बैठी हुई है। और अगर हम बात करें उसकी नॉन लाइफ मतलब हेल्थ के इंश्योरेंस की बात करें तो सिर्फ 15% जो जनता है वो इंश्योरेंस लेकर बैठी है। अब देख लो कितना छोटा आंकड़ा है इंश्योरेंस वाले का, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी इंडिया फेस करी है वो ये फेस करी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो 2000 के अंदर हमने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कर दी। सर आपने तो हमें बताया था 1991 में कर दी। अरे हाँ दोस्तों बिल्कुल बताया था, लेकिन क्या होता है ना चीजें एकदम से नहीं होती कि उन्होंने एलपीजी बना दिया और आपने तुरंत सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी। हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को प्राइवेटाइज किया, हमने ऐसे ही नहीं कि पहले दिन सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी। तो सन 2000 के अंदर जो जनरल इंश्योरेंस जीआईसी, मैं एलआईसी की बात नहीं कर रहा, मैं जीआईसी की बात कर रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया, खोल दिया गया। और ये देखा कि जब से हमने इन चीजों को प्राइवेटाइज किया है तब से एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ मूव ऑन कर रही है, अपने जीआईसी की ओर कर रही है। और जीआईसी के पास फंड्स की जो क्राइसिस चल रहे थे वो क्राइसिस क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो कहा यह जाता है कि प्राइवेटाइजेशन से जो चीजें हैं वो इंपैक्ट क्या पड़ा है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ चौथा नहीं बल्कि इसी में अगला पॉइंट है, द ग्रोथ इज बोथ कॉमर्शियल एंड पर्सनल लाइन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रिफ्लेक्ट पॉजिटिव ट्रेंड। और ये देखा गया कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आया, जो उनका ग्राफ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। ओवर 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लाइव इन रूरल एरियाज along with organized financial services. General insurance company are also expanding in these sectors. पता है क्या बोल रहा है, ये बोल ये रहा है कि जैसे आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको शहरों में मिलेंगी, गांव कस्बों में कहीं नहीं मिलेंगी। बट यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है अब ये धीरे धीरे अपना जो सेटअप है वो उन जगहों पर करी जिन जगहों पर पहले कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती थी। मतलब छोटे छोटे गाँव, छोटे कस्बे और जो जिला वगैरह होते हैं इनके अंदर भी इनका जो बेस है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इनको पता है कि गांव के अंदर भी लोग कार लेना पसंद करते हैं, बाइक लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनकी इंश्योरेंस सुविधाएं देने के लिए उन्हीं के आसपास एक कंपनी का सेटअप होना जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अब ये जो एक्सपेंशन है इन कंपनीज का वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं बल्कि गांव और कस्बों तक भी ये पहुंच गया। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि पीपल जिनका फाइनेंशियली, देखो मैं एक एक लाइन पढ़ाऊं क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है जो लोग अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के साथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली एक नेगेटिवली स्लोप में जा रही है। नेगेटिव स्लोप का मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी जो इतनी अर्निंग होती है उससे ज़्यादा कि उनके क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। तो ऐसे केस में जो पॉवर्टी है वो इंडिया में क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में एक बात बताओ, क्या एक गरीब इंसान इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने का पैसा दे पाएगा साल में एक बार? द आंसर इज नो। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट चलाएगी जिसको नाम दिया गया माइक्रो इंश्योरेंस। क्या नाम दिया गया? माइक्रो इंश्योरेंस का नाम दिया गया। इस माइक्रो इंश्योरेंस को बेसिकली गरीब लोगों के लिए बनाया गया।
यानी LIG, लोअर इनकम ग्रुप। ये LIG जो कॉन्सेप्ट होता है ये लोअर इनकम ग्रुप की बात करता है, और ये इन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्या चलाएगा, माइक्रो इंश्योरेंस। आप जानते हो जैसे माइक्रो माइक्रो आपने पढ़ी थी, माइक्रो के अंदर एक इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, मैक्रो में होल इकोनॉमी को फोकस करते हैं। तो माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चलाएगा बेसिकली लो इनकम ग्रुप। आप पढ़ के देखो, रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट था माइक्रो इंश्योरेंस। आज की डेट में ये बेनिफिशियरी उन लोगों को कवर करता है जो जिनकी फाइनेंशियली फाइनेंशियली कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसे क्लाइंट इनके अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इंश्योरेंस का, ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, और इसके अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना पैसा लगाना शुरू किया। जैसे आपने सुना होगा ना अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, तो ये ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को टारगेट नहीं करती, बड़ों को भी करती है, लेकिन इनका मेन फोकस किस पर होता है, छोटे छोटे लोगों को टारगेट करना होता है कि छोटे छोटे लोगों को छोटा प्रीमियम अमाउंट अगर हम करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम बेचना उनके लिए ईजी हो जाएगा। और कहा जाता है कि माइक्रो इंश्योरेंस जो होता है वो पिछले 2 दशक में, 2 दशक मतलब से 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर, 2 डिकेड का मतलब हो गया 20 साल, ठीक है। और अगर सेंचुरी होता है तो उसे बोलते हैं 100 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले 2 दशकों के अंदर हमने एक ऐसा रिसर्च करके पाया कि जो माइक्रो फाइनेंस जो स्कीम है, इसने इंडिया के अंदर एक बहुत ही ऊंचाइयों पर रैंप अप, मतलब कहते हैं ना ग्रोथ करना, यहाँ पर ग्रोथ किया गया। और इसी तरह से हमने बाकी कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, इनमें भी देखा कि इनके अंदर भी जो माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया, इनकी कंट्रीज ने भी एक बूस्टअप, एक ग्रोथ देखी है इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि ये भी वो हमारी ऐसी कंट्री है जहां पर लोग इंश्योरेंस प्रीमियम से बहुत पीछे हैं, मतलब इंश्योरेंस लेते ही नहीं थे, ऐसे समझ लो। तो आपने अभी तक क्या पढ़े, आपने अभी तक ये पढ़ा कि माइक्रो इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट चलाया था जिसके तहत लोअर इनकम ग्रुप जो सोसाइटीज में लोग हैं उनको भी इंश्योर करने की बात यहाँ पर बोली गई। बोलो क्लियर हुआ? चलो इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस तो कर लेती हैं लेकिन वो कंपनी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। क्योंकि देखो आप, हम लोग हैं, ठीक है, सोच के देखो 135 करोड़ की जनता में अगर 50% लोगों ने भी अपना इंश्योरेंस करा लिया तो ऐसे में उनको प्रीमियम तो मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक बर्डन, एक लायबिलिटी हो रही है कि कल को किसी के साथ कोई दुर्घटना, हारी बीमारी पड़ती है तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट चला गया, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, री इंश्योरेंस का, GIC री इंश्योरेंस, याद आ रहा है कि अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी भी अपने उस इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवा लेंगी, जिससे कि उनका जो बर्डन है, जो लॉस का जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी रीजन से जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो रैंप अप होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट जो सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया के अंदर वो क्या डिमांड कर रही है कि जिन जगहों पर गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग जमाए बैठा है वो होल्डिंग बेचकर किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को दे दे। देखो प्राइवेट सेक्टर को समझ आ गया कि आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, इनका बोलबाला फ्यूचर के अंदर बढ़ने ही वाला है, ये बात सच है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर क्या बोल रही है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर तुमने अपना जो होल्डिंग ले रखी है इस होल्डिंग को थोड़ा कम करो ताकि हम भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएं। तो आप जानते हो पहले ये 26% हुआ करता था कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो है 26% होल्डिंग बेचने की बात बोली थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 49% कर दिया गया। मतलब 51% अभी गवर्नमेंट के पास रहेगा, बट 49% प्राइवेट सेक्टर चाहे तो उसमें पैसा इन्वेस्ट अपना कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ऐसे समझो कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक बेस था इस वाले पॉइंट को पढ़ने के लिए। अब इस वाले पॉइंट में क्या बोला गया, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। पहले मैं आपको बताऊंगा पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमी की GDP, मैं रिपीट करूं, एक इकोनॉमी की GDP में से कितना हिस्सा इंश्योरेंस में खर्च किया जा रहा है, उस रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अच्छा आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि GDP का जितना ज्यादा हिस्सा आपका इंश्योरेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट होगा वो अच्छी चीज है, खराब चीज है? तो मैं आपको बता दूं वो अच्छी चीज होती है। इसका मतलब कि उस देश की जो जनता है, उस देश की जनता ने अपनी कमाई हुई इनकम का कुछ पार्ट इंश्योरेंस के अंदर खर्च किया है, जो कि हम चाहते भी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ उससे सिक्योर हो जाती है, फाइनेंशियली सिक्योर होती है, लाइफ तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर हो जाती है। और उसी रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है। पढ़ के देखो एक बार, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को डिफाइन करती है, ये एक ऐसा रेशियो होता है जो कि आपका प्रीमियम अमाउंट जो कि आप हर सालाना पे करते हो और उससे जो GDP का रेशियो निकाला जाता है, यानी GDP और जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट देते हो, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा देखा गया है कि थोड़ा अंडर डेवलप रहा है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो आप समझ गए होगे, मैंने भी आपको पीछे पढ़ाया था कि
कि LIC में लगभग सिर्फ 20% जनता का इंश्योरेंस हो रखा है और GIC के अंदर सिर्फ 15% का हो रखा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि हमारी इकोनॉमी का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो रेशियो क्या होगा, बहुत कम होगा, कि हमारी GDP का सिर्फ पॉइंट कुछ परसेंट ही क्या होता होगा, इंश्योरेंस में पैसा खर्च होता होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं हमारी इंडिया के लिए। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं 2021 की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पर पूरा फोकस करे कि आखिर किस तरह से हम लोगों के अंदर एक इंकरेजमेंट लेकर आए कि उनको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा हो कई सारे बैंकों के अंदर छोटे छोटे प्रीमियम अमाउंट्स पर इंश्योरेंस किया जा रहा है। वैसे अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी ये बताओ आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन समझ आया? मैं एक बार और रिपीट कर दूं, सुनो चलो। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक ऐसा रेशियो होता है जहां पर हम GDP और जो प्रीमियम अमाउंट जो दिया जा रहा है उनके बीच क्या करते हैं, एक लिंक बना के देखते हैं कि GDP का कितना हिस्सा इंश्योरेंस से आया है और उस रेशियो को बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया अगर हम डेटा को देखें तो डेटा के हिसाब से हमारी इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है वो 3.7% है। कितना है? 3.7%, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, कम। की हमारी अगर GDP 100 रुपए है तो उसमें सिर्फ 3.71% ही क्या है हमारा GDP के हिस्से में से इंश्योरेंस में जाता है। आप देख सकते हो रिलेटिवली बहुत लो है। इसके बाद अब बात ये बोली जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो जब हमें चीजें दिखाई दे रही हैं तो क्या अब हम उन रीजंस के बारे में ना पता करें? बिल्कुल सर, रीजन तो पता करेंगे ताकि हम उसके हिसाब से क्या बना पाए, पॉलिसीज फ्रेम कर पाए। तो सुनो, आखिर हमारी इंडिया में लोग इंश्योरेंस इतना कम क्यों करवाते हैं, उसके पीछे की क्या रीजंस है। आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंश्योरेंस के बारे में, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना और सोना बिल्कुल भी मत, ठीक है। अब बेटा, रीजन फॉर अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, आखिर हमारे भारत में इंश्योरेंस इतना कम लोग क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। देखो क्या होता है कि हर साल ना एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है IRD के द्वारा। IRD जानते हो ना, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो गवर्नमेंट की कुछ अदर एजेंसीज होती हैं जो कि सर्वेयर का काम करती हैं, डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है, उनके द्वारा भी डेटा को कलेक्ट किया गया और कुछ कॉमन पॉइंट्स हमने निकाले कि आखिर इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इतना कम क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर है कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड क्लेम सेटलमेंट। हमारी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इंश्योरेंस लेने के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है या अगर वो जिंदा भी और उसकी पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो गया, मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योरिटी के टाइम पैसा कैसे निकाला जाए, उसके इतने लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं कि अपना ही पैसा निकालने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है यहाँ पर। तो ऐसे में लोग इंश्योरेंस लेने से भागते हैं। देखो आपने आज तक कभी सुना है कि इंश्योरेंस से किसी ने क्लेम लिया? शायद मैंने तो आज तक नहीं सुना। आज जब से मैं देख रहा हूँ तब से सबके यही मुंह से निकल रहा है कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, लेकिन डेथ के बाद मैंने आज तक नहीं सुना कि इंश्योरेंस प्रीमियम किसी ने लिया हो। मतलब लेते होंगे नो डाउट, लेकिन उसमें सालों साल लग जाते होंगे, तो ऐसे में चप्पल वगैरह भी घिसनी पड़ जाती होंगी। यानी जो प्रोसेस है ना किस चीज का, सेटलमेंट का, वो प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उन कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से कल को ना गुजरना पड़े, इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम लेते ही नहीं है। नंबर 2, वेग एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा बेकार के बनाए जाते हैं कि एक इंसान उन रूल्स एंड रेगुलेशन में के दायरे में ना आने चक्कर में इससे दूर भागता है। सोच के देखो, जब भी आप इंश्योरेंस एग्रीमेंट की बात करते हो, उस पर सिग्नेचर करते हो, उस पर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि एक पढ़ा लिखा भी इंसान जो है वो चक्कर खा के गिर जाता है कि पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सोचो एक गरीब इंसान उसे क्या पढ़ेगा, या एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे पढ़ना नहीं आता बस पैसा है तो वो क्या करेगा। तो ऐसे में वो उनके झांसे में आ जाएगा। जो भी सिक्योर जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो गलत पॉलिसी आपको देकर अपना कमीशन बना के आपको वो चीजें बेच सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी वेग टर्म्स एंड कंडीशन, वेग मतलब होता है जो बेकार की चीजें हैं वो भी उसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हम उन चीजों को नहीं पढ़ पाते या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो इंटरप्रिटेशन है वो हम सही से नहीं निकाल पाते, जिसके चलते लोग इंश्योरेंस लेने से दूर भागते हैं। नंबर 3, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द मासेस। दोस्तों ये पॉइंट इसमें नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा हर जगह आप इसको चेप सकते हो, क्योंकि एजुकेशन हर चीज़ का एक बहुत बड़ा टूल है। अगर एक इंसान एजुकेटेड है तो समझो उसकी सारी चीज़ें आपको सही नजर आएंगी। हाँ, कुछ चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता बट मैक्सिमम चीज़ें आपको सही नजर आएंगी। दोस्तों हर चीज़ के पीछे अनएजुकेशन का होना ही एकमात्र मैं कहूँगा कि पॉइंट पाया जाता है। कहीं भी देख लो, कोई मर्डर केस हो रहा है, रेप केस हो रहा है, कहीं भी कोई चीज़ हो रही है, उसके पीछे एजुकेशन ही एक उसका बहुत बड़ा जरिया होता है। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो इन कामों के अंदर वो पढ़ेगा ही पड़ेगा। सोच के देखो, अगर हमारी इंडिया के अंदर एजुकेटेड लोग ही नहीं होंगे, ज़्यादा अवेयरनेस वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या वो LIC जैसे प्रीमियम में अपना पैसा फंसाएंगे? द आंसर इज नो, वो कभी नहीं फंसाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों सारी चीज़ें छोड़ के हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पैसा जो है
5 सालों तक एजुकेशन सेक्टर पे दबा के खर्च करो, हर बच्चे को पढ़ाओ, को नहीं पढ़ाओ तो मार मार के उसे पढ़ाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि 5 से 6 साल तक अगर आप सेम रूल अप्लाई करके चलोगे तो छठे साल बिना रूल के भी लोग उसी चीज़ को फॉलो अप करेंगे, और नई जनरेशन एक पढ़ी लिखी जनरेशन होगी जिससे चोरी डकैती रेप केस मर्डर केस इन सब के अंदर एक भारी इजाफा या भारी कमी देखने को आपको मिलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा हर चीज़ का सोल्यूशन एजुकेशन, हर चीज़ का नहीं कहूँगा बट मैक्सिमम चीज़ों का सोल्यूशन एक एजुकेशन ही है। मैं ये नहीं कहता एजुकेटेड लोग रेप केस नहीं करते, मर्डर केस नहीं करते, हाँ बिल्कुल करते हैं, बट उनकी रेशियो अनपढ़े उससे बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, लोअर इनकम ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के पास पैसा ही उतना नहीं है जो वो इंश्योरेंस स्कीम्स का फायदा उठा पाए, ठीक है। और है सोशियो कल्चर फैक्टर। सोशियो कल्चर फैक्टर मतलब होता है हम अपने जो चीज़ें सीखते हैं ना वो हम सबसे पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। कहते हैं जब एक बच्चा घर में पैदा होता है तो वो जब पैदा होता है तो वो उस पीरियड में जब वो बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू करता है। ठीक वैसे ही हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं अगर उस एनवायरनमेंट में लोग नेग्लेक्ट करते हैं LIC को, तो हम भी यही कोशिश करें कि हम भी LIC ना लें, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी हवा और दशा दोनों चीज़ें बदलनी चाहिए। तो ये सोशल इकोनॉमिक कल्चर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इंश्योरेंस हमें लेने से रोकते हैं। कुछ होते हैं लैक ऑफ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्रीज। क्या है, मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत तरीके से मिसलीड किया है, जिसके चलते लोग इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं। और सबसे बड़ी बात है लेस वाइब्रेंसी इन द रेगुलेशन फ्रेमवर्क। रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत कुछ कहते हैं बट उनका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके चलते लोग इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं, और यही रीज़न है कि हमारे GDP में से इंश्योरेंस लेने वाले लोगों का रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है इन रीजंस की वजह से। तो अब एक बात हो, जब हमें रीजंस पता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक्सपर्ट्स बुला के इस पर बैठक नहीं बुलाई होगी? यस सर, बिल्कुल बुलाई होगी। तो उस बैठक के अंदर एक निष्कर्ष निकाला गया। वो निष्कर्ष क्या निकाला? देखो ये ऐसा नहीं कि एक बार निष्कर्ष निकाला बात खत्म हो गई, ये हर टाइम आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और हर बार आपको नई नई पॉलिसीज ही बनानी पड़ेंगी। तो अभी सन 2015 के अंदर जो हमारा इंश्योरेंस लॉ है इसके अंदर कई सारे मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस ले पाए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसेंटली अभी इंश्योरेंस लॉ एक्ट बनाए गए 2015 के अंदर, और ये बताता है कि किस तरह से हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे एक पॉजिटिव लहर, पॉजिटिव का मतलब होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस लेने के लिए इच्छुक होंगे। अब देखते हैं किस तरीके से वो सारी चीज़ें की गई। अब आपको मैं बता दूं ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको याद है हमारे यहाँ पर एक पर्सन थे, आपको नाम याद आ रहा होगा, मल्होत्रा करके, NK मल्होत्रा। तो इनकी जो कमेटी, इनकी जो सदस्यता के अंदर जो चीज़ें बनाई गई थी उन्हीं को बेस मानते हुए हमने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या कि मेजर रिफॉर्म्स किए और कई सारी पॉलिसीज बनाई। अब हम बात करेंगे पॉलिसी कि इन सब चीज़ों की वजह से जो लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे तो उनको इंश्योरेंस लेने के लिए इनकरेज करने के लिए हमने कौन कौन से इनिशिएट लिए गए। तो बोला गया कि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर की, और हमने जो मल्होत्रा कमेटी है उस पॉइंट को बेस बनाते हुए हमने नई नई चीज़ों का स्टार्ट किया, नई नई चीज़ें स्टार्ट की। कौन कौन सी नई चीज़ें स्टार्ट की? दो चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा माइक्रो इंश्योरेंस। मैं आपको बताता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। देखो हमारे इंडिया में ना सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आया था, लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस एक सक्सेस पर पहुंच गया कि लोग करवा रहे हैं, फिर हमने सोचा कि इसको और एक्सपेंड करने के लिए एक नया मुहिम स्टार्ट कर देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का, कि जिस तरह से लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं उसी तरह से लोगों को अपनी हेल्थ के लिए यानी हॉस्पिटल में आने जाने पर जो खर्चा होता है उसके लिए भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि इसको जो है वो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस वर्किंग ग्रुप 2003 के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो क्या होता है, कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एक साथ बैठाला जाता है और उनसे मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, गवर्नमेंट उन सुझाव को सुनते हुए IRDA में चेंज लेकर आती है, जो हमारा इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस एंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो वो क्या करती है, कई सारी चेंजेस लेकर आते हैं जिससे कि इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाया जा सके। तो वही यहाँ पर बोला गया कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस वर्किंग ग्रुप सन 2003 के अंदर यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया जहाँ पर स्टेक होल्डर को बोला कि अगर आप चाहो तो इन सेक्टर्स में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही जल्दी रैंप अप होने वाला है। तो ऐसे में जब प्राइवेट प्लेयर खुश हो जाते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस जगह पर प्राइवेट सेक्टर अपना हाथ रख लेता है वो सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर का ना अट्रैक्ट करने का तरीका ही अलग होता है, वो कि इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को लगने लगता है कि हमें इस चीज़ की नीड है। देखो आप कभी कभी मॉल्स वगैरह में गए हो,
तो मॉल्स वगैरह में क्या होता है, अच्छी ये मॉल्स नहीं भी है तो अच्छी अच्छी शॉप्स पर जहाँ अच्छी अच्छी लाइट्स लगी होती है, उनकी दिखाने का डिस्प्ले करने का तरीका ही ऐसा होता है कि हमें नहीं भी खरीदना होता तो भी मन कर जाता है कि यार चलो खरीद ही लेते हैं, और जब घर आते हैं तो लगता है पता नहीं हमने ये क्यों खरीद लिया, क्योंकि वहाँ का एम्बियंस और वहाँ का माहौल ही कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि आप पैसा खर्च करने के लिए इच्छुक हो जाते हो, राजी हो जाते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस तरीके की स्कीम्स लेकर आती है, इतनी अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर आती है कि लोग ना चाहते हुए भी इंश्योरेंस लेने के लिए हो इच्छुक हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर बोली गई। तो वही लिखा हुआ है कि जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है इसने क्या किया, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कई सारी चेंजेस लेकर आए और एक डेफिनेशन, एक यूनिक डेफिनेशन बनाएगी कि हाँ भाई कौन कौन सी डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारियों को हम इसमें कवर करेंगे। वरना पहले क्या होता था, कुछ हॉस्पिटल वाले कहते थे हम इन डिसीज को कवर करेंगे, कुछ कहते थे हम इनको ना करके किसी और बीमारियों को कवर करेंगे। तो इन सबको बुलाओ भाई, ऐसे अपनी जो डिजीज की डेफिनेशन है ना उनको कॉमन करो कि एक इंसान किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले तो उसके लिए जो कवर है वो सब जगह सेम हो, बस क्या हो, पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट और पॉलिसी की कवरेज ज्यादा हो, बस ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी जो डिसीज है वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। पता लगे कि इंसान कहे कि हमने ये इंश्योरेंस लिया है जिसमें कोविड-19 जो है वो इंक्लूड नहीं, दूसरा कहे नहीं मेरे वाले में तो कोविड है ही नहीं, तो ऐसे होना बहुत दिक्कत भरा रहेगा। तो जो डिसीज, जो बीमारियों की जो डेफिनेशन है उसको यूनिफॉर्म किया गया सभी लोगों के लिए, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो चाहे वो पब्लिक प्लेयर्स हो। ठीक है, ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस का पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइक्रो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चला है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप सेक्शन के जो लोग होते हैं, जिनकी लो इनकम होती है, उन लो इनकम के लिए भी ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर आना जिससे उनको भी इंश्योरेंस की जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कई सारे रिफॉर्म्स किए गए और इसी को हम नाम देते हैं अपने पास इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अब आपको समझ आएगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, हमारी जीडीपी का कितना रेशियो इंश्योरेंस पर लोग अपना खर्च करते हैं। दिस रेशियो इज कॉल्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के टारगेट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो चीजें कराऊंगा, तो ये देखो मैंने आपको दोनों की दोनों चीजें करा दी। आपको कौन कौन से, एक तो मैंने आपको चैलेंजेस बता दी कि इंडिया में कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंश्योरेंस को लेकर, और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और उसकी डेंसिटी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोस्तों अभी ये हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा चैप्टर खत्म कर दें क्योंकि सारे छोटे छोटे टॉपिक है, यानी नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी। ठीक है, सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।